नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। उम्मीद करता हूं कि तैयारी भी आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी, खूबसूरत चल रही होगी और बेहतरीन चल रही होगी। उस तैयारी को अच्छा बनाने के लिए आप सभी का भाई सुशील जादौन आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं साथियों, एक अपनी शानदार, खूबसूरत और जबरदस्ती क्लास को लेकर। तो आइएगा साथियों, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं साथियों अपनी चीजों को। जैसे सुबह सुबह जो मतलब हमारी क्लास होती है सुबह से ही शुरू हो जाती है। उसमें साथियों सुबह 9 बजे की क्लास चल रही होती है जो रीजनिंग की होती है, फिर 10 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है और साथियों 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास चलती है। इसको खुद मैं यानी कि आपका भाई लेके आता है। और 10 बजे साथियों आपकी मैथ की क्लास होती है। तो ये हमारी क्लास का साथियों क्या है, टाइम टेबल है। दूसरी बात साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो एक बैच है, जो साथियों हमारा एक बैच है जिसका नाम है निर्माण बैच। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो आपका ये विराट बैच चल रहा है ये तो चलता रहेगा, लेकिन रेलवे के साथियों कुछ और एग्जाम भी तो होते हैं। आप कहते हो सर हमें ना बहुत सारी चीजें, इसके नोट्स वगैरह भी होने चाहिए, इसमें प्रैक्टिस सेशन भी होना चाहिए। तो एक ऐसा साथियों हमने ना फाउंडेशन बैच साथियों यहाँ पर डिजाइन किया है। जैसे आपका एलपी का एग्जाम होगा, टेक्नीशियन का, जेई का, एनटीपीसी, ये सब जो एग्जाम आते हैं, तो एक ऐसा भी तो कोर्स होना चाहिए ना जिसमें साथियों हम आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ चीजें एप्लीकेशन में पढ़ा रहे हो। तो ये वो बैच है निर्माण बैच साथियों, ये अभी यानी कि आपका साथियों शुरू हो जाएगा और इसमें मैं आपको कंप्लीट चीजें पढ़ाने वाला हूं। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके होगा, मतलब कंप्लीट जीके। साइंस सर पढ़ा ही रहे तो आपके लिए साथियों एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। ये वो बैच है साथियों निर्माण बैच, जाके एनरोल कर सकते हो। और इसमें हम जो करने वाले ना वो बहुत जबरदस्त करने वाले, मतलब पूरी ताकत झोंक देंगे साथियों इसके अंदर। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। बाकी बैच की इंफॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में देके चला जाऊंगा। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम है जिसपे साथियों आपकी पीडीएफ वगैरह जाती रहती है, तो यहां से आपको पीडीएफ मिलती रहती है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे? हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में साथियों हमने बहुत कुछ चीजें यहां पर जानी थी। ठीक है, हमने बहुत कुछ चीजें जानी थी और बहुत कुछ चीजें समझी थी कि आखिरकार इतिहास में कैसे हमें अपनी समझ को विकसित करना चाहिए, इस इतिहास को पढ़ने का नजरिया हमारा क्या होना चाहिए। और जब इतने समय से आप क्लास को ले रहे हो तो ये तो आपको पता चल चुका होगा कि दोस्तों आखिरकार इतिहास के अंदर अपने आप को कैसे साथियों इंटरेस्ट में बना के रखना है और कैसे साथियों चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता के चल रहा था कि भारत के अंदर व्यवस्था क्या हुई। भारत के अंदर यह व्यवस्था हुई कि भारत में साथियों अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया और अंग्रेजों ने जो शासन स्थापित किया ये साथियों गवर्नर जनरलों के माध्यम से किया। और गवर्नर जनरल भी कहां पर? गवर्नर जनरल भी साथियों अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल साथियों ये बंगाल से शासन की शुरुआत करते हैं। कहां से? बंगाल से। बंगाल में साथियों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो हमने कहा कि बंगाल का पहला गवर्नर जो हुआ था उस व्यक्ति का नाम हुआ करता था साथियों रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन साथियों यहां पर एक व्यक्ति कुछ समय के बाद गवर्नर बन के आता है और इस व्यक्ति का नाम है साथियों आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है? वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का व्यक्ति जब भारत के अंदर आया तो यह व्यक्ति साथियों एक पद पर आसीन हुआ और पद पर आसीन होकर इस व्यक्ति ने क्या किया दोस्तों? इस व्यक्ति ने भारत को कंट्रोल करके उसे चलाने की कोशिश करी। बहुत सारे साथियों गवर्नर होंगे, बहुत सारे गवर्नर जनरल होंगे और बहुत सारे वायसराय होंगे। उन्हीं में से अगर हम बात करें तो आज वॉरेन हेस्टिंग्स पर बात करेंगे। एक बहुत बेहतरीन साथियों यहां से क्वेश्चन बन के आएगा जो मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे ही आया ये व्यक्ति 1772 से 1785 तक साथियों अपने पद पर रहता है और ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जो साथियों सबसे ज्यादा करप्ट व्यक्ति है, यानी कि कहे तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति है। यूं समझो भ्रष्टता साथियों इसके नस नस में भरी हुई हुआ करती थी। सर आज रोज डे है, कल भी कोई डे है, तो हम क्या करें बेटा? रोज डे है तो आपको यहाँ पर गुलाब के बारे में बताएं क्या, या गुलाब का यहाँ पर साथियों एक बुके ला के रखें कि आपके सबके लिए? इधर ध्यान दो बेटा, रोज डे आएगा आपका जिस दिन ग्रुप डी का पेपर होगा ना, उस दिन रोज डे, वैलेंटाइन डे, किस डे, हग डे, चॉकलेट डे, सारे दिन उसी दिन होंगे जिस दिन आप एग्जाम में बैठे होगे। सुनो, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का व्यक्ति जो है ये व्यक्ति बहुत करप्ट टाइप का व्यक्ति है, बहुत भ्रष्ट है। मतलब ऐसे समझो कि जैसे किसी किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता कि भी सबसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति है ना, थाने में या फिर किसी ऑफिस में, भाई ये तो सिर्फ पैसे ही लेता रहता है। तो ऐसा ही व्यक्ति, ये भ्रष्ट व्यक्ति हुआ करता था। जब ये व्यक्ति बंगाल के अंदर गवर्नर बन के आया तो यह व्यक्ति साथियों उस समय आया जब बंगाल पर साथियों एक व्यक्ति नवाब हुआ करता था।
हालांकि ये बात तो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि दोस्तों भारत के अंदर ये जो लोग नवाब के पद पर बैठते थे ना, ये मात्र और मात्र नाम मात्र के लिए नवाब के पद पर बैठा करते थे। इनके हाथ में तो कुछ बचा नहीं था, सारा का सारा अंग्रेजों ने कंट्रोल कर रखा था। लेकिन जिस समय वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंदर सत्य गवर्नर बन के आया है, उस समय नवाब बन के बैठा है मुबारक उद्दौला। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात क्या है, मुबारक उद्दौला नाम का व्यक्ति जो है, ये साथियों बंगाल का क्या है, ये बंगाल का साथियों अंतिम लास्ट साथियों क्या माना जाता है, अंतिम यहां पर नवाब माना जाता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बंगाल का पहला नवाब कौन हुआ करता था, ये तो मैंने बताया कि मुबारक उद्दौला नाम का जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति सत्य बंगाल का अंतिम नवाब है। लेकिन मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा कि दोस्तों ये बताओ कि बंगाल का पहला नवाब कौन था, तो फिर आप आंसर क्या देंगे, जल्दी से एक बार फटाफट से आंसर कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। तो मुबारक उद्दौला सत्य क्या है, इस समय बंगाल का नवाब है, और यह व्यक्ति अंतिम सत्य क्या है, अंतिम यहां पर बंगाल का नवाब रहने वाला है। सर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है बेटा, ये सामने ही है अभी, और मेरी गर्लफ्रेंड है। आज तक इस दुनिया में शायद कुछ ही लोग ऐसे बच्चे होंगे जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, और जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी वो फिर कैसे जी रहे होंगे। ठीक है, सामने मेरे है एक किताब है, वही मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जिससे चाहता उससे शादी हुई नहीं, तो फिर अंततः हमने इसी से शादी कर ली। सामने ही बैठी है, ब्लू कलर की किताब है। दोस्तों कहते हैं कि मुबारक उद्दौला नाम का व्यक्ति जब ये गद्दी पर बैठा तो ये अंतिम नवाब हुआ करता था। और मैंने आपसे अभी कहा कि दोस्तों मुर्शीद कुली खां नाम का व्यक्ति, क्या नाम था सत्यो, अगर हम बात करें तो मुर्शीद कुली खां नाम का व्यक्ति जो है, ये मुर्शीद कुली खां बंगाल का सत्यो क्या था, मुर्शीद कुली खां बंगाल का सत्यो फर्स्ट नवाब हुआ करता था, पहला नवाब हुआ करता था। अच्छा दोस्तों एक छोटी सी बात और बता दो मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि जिस समय सत्यो बक्सर का युद्ध हुआ, ध्यान से सुनना, जिस समय बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इस बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? अगर ऐसा क्वेश्चन साथियों मैं आपसे पूछ लूं तो क्या इस प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे? मैंने 3 प्रश्न आपको बताए। पहला बताया कि अंतिम बंगाल का नवाब कौन था, मुर्शीद कुली खां। पहला कौन था, हम बात कर चुके हैं उस समय की जब रंगीला नाम का व्यक्ति रंगीन मिजाज का, जब रंगों में खोया हुआ था, तो कुछ लोगों ने अपने चित्र को अलग कर लिया, बोले हम तो अलग रह के साथियों शासन करेंगे। उस समय मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को अलग कर लिया था, और मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला नवाब बना था। लेकिन दोस्तों अगर बक्सर के युद्ध के समय की बात करें तो इस समय साथियों अगर हम बात करें तो मीर जाफर हो जाएगा, क्योंकि साथियों मीर कासिम को हटा के यहां पर मीर जाफर को क्या बना दिया गया था, नवाब बना दिया गया था। अब सुनो आगे की बात को, ये तो बंगाल के नवाबों की बात हो गई। मैं कह रहा हूं कि वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का व्यक्ति ये सबसे करप्ट व्यक्ति है। ये गया इस मुबारक उद्दौला के पास और जाके बोला कि मुझे कुछ पैसा दे, मुझे कुछ धन दे, मुझे कुछ मनी की प्रॉब्लम है, मुझे कुछ पैसे का इंतजाम कर। मुबारक उद्दौला बोला महोदय कैसी बात करते हो, जो कुछ भी टैक्स आता है कलेक्ट होता है, जो पैसा आता है कर के रूप में, उस सब को तो तुम लेके चले जाते हो। अरे मैं तुम्हें कहां से लाके पैसा दूं, मैं कहां से तुम्हें इतना धन लाके दूं, मेरे पास बचता क्या है जिससे मैं तुम्हें लाके दूं। इस व्यक्ति ने कहा वॉरेन हेस्टिंग्स ने, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो चाहे कहीं से भी लेके आ, मुझे तो पैसा चाहिए। मुबारक उद्दौला ने कहा कि महोदय पैसे तो नहीं है, आप कहो तो कुछ और हो जाए। इसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, तू मेरा व्यवस्था कर। इसने कहा कि हमारे साम्राज्य के अंदर कुछ किन्नर हिजड़े टाइप के व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत सारे आभूषण हैं, बहुत सारे साथियों धन मिल जाता है, कहो तो छीन के लाके दे दूं। इसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात से भी कोई समस्या नहीं है। मुबारक उद्दौला ने इस व्यक्ति के कहने पर बंगाल की विधवा महिलाओं के आभूषण, किन्नर यानी कि साथियों ट्रांसजेंडरों के यहां पर साथियों आभूषण और पैसे छीन छीन के लाके साथियों वॉरेन हेस्टिंग्स को दिए। करोड़ों की रकम उस समय आई थी जब ये व्यक्ति अपनी गद्दी पर बैठा था। सोचो जो विधवा महिलाओं को, ट्रांसजेंडर साथियों किन्नरों को नहीं छोड़ रहा है, सोचो इससे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति कौन हो सकता है। ये वॉरेन हेस्टिंग्स है। आप ध्यान रखिएगा साथियों, इसने करोड़ों का पैसा रिश्वत घूस के तौर पर मुबारक उद्दौला से लिया है। लेकिन ये व्यक्ति भारत में जब आया तो भारत के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था हो चुकी थी, मतलब दोहरे तरह से शासन चलेगा, नवाबी
का काम अलग होगा और टैक्स लेने का काम अलग होगा। इस व्यक्ति ने कहा देखो अब हम आ चुके हैं बेस्ट कंडीशन में, अब हमें नवाबों की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। इस व्यक्ति ने भारत के अंदर साथियों जो एक व्यवस्था की गई थी द्वैध शासन की, उस द्वैध शासन को साथियों समाप्त कर दिया। क्या कोई बच्चा बता पाएगा इस क्लास के अंदर कि द्वैध शासन को शुरू किसने किया था? मैं आपको लिखा चुका हूं, द्वैध शासन मतलब नवाब के पास प्रशासनिक कार्य होंगे और टैक्स कलेक्ट करने का काम अंग्रेज करेंगे। ये बंगाल के क्षेत्र में उस द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वैध शासन किसने शुरू किया बंगाल में और द्वैध शासन समाप्त किसने किया? क्योंकि स्थिति अच्छी हो चुकी है अंग्रेजों की। अब भारत का ज्यादातर क्षेत्र साथियों मतलब जहां पर ये शासन कर रहे हैं अभी तक वो इनके कंट्रोल में है, तो बहुत परेशानी प्रॉब्लम की बात नहीं। बोले द्वैध शासन की जरूरत क्या है, इसको समाप्त करते हैं। सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है वॉरेन हेस्टिंग्स, एक नंबर का घूसखोर व्यक्ति। भारत में आया, भारत में आके भारतीयों को समझा रहा है, बोले प्रॉब्लम करने की कोई जरूरत नहीं है, समस्या की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर कर रहा हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आ जाइएगा, कभी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले न्यायालय की व्यवस्था कर रहा हूं। भारतीय लोग खुश हो गए, मतलब न्याय की व्यवस्था भारत में अच्छी होगी। अगर किसी के बीच में कोई झगड़ा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो गई या बड़े लेवल पर कोई बात हुई तो आप न्यायालय में चले जाओ, आपकी बात को सुना जाएगा और न्यायालय में जाके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यह व्यक्ति 1773 के समय में तो क्या लेके आ जाता है? 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है? 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में साथियों 1774 में एक न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो कहां पर खोला गया? जो कि साथियों आपके कलकत्ता के अंदर खोला गया। तो न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई है? तो कहेंगे साथियों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सर रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा होगा कि रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक कानून बना के भेजा, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। वॉरेन हेस्टिंग्स इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता के अंदर कर देता है। भारत खुश हो जाते हैं कि अब तो न्याय की व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं अंग्रेज। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई समस्या आएगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कम से कम न्यायालय में तो मिलेगा। इस बात से भारतीय व्यक्ति खुश हो गए। जब भारतीय व्यक्ति खुश हुए तो साथियों कहा जाता है कि जो कलकत्ता के अंदर 1774 में न्यायालय खुला है, उसके अंदर एक व्यक्ति साथियों क्या बनाए गए? एक व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और इस व्यक्ति का नाम क्या हुआ करता था? इस व्यक्ति को साथियों आप एलिजार्ड एम्पे या लॉर्ड एलिजा एम्पे या एम्पे के नाम से जानते हैं। यह पूछा जाएगा क्योंकि साथियों ध्यान रखिएगा, हीरालाल जे कानिया जो है वो भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना, अभी हम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। फिर एक 1935 के शासन अधिनियम के तहत 1937 में एक फेडरल कोर्ट खुलेगा, जिसके खिलाफ साथियों लंदन की प्रिवी काउंसिल में जाके चैलेंज किया जा सकता है। फिर साथियों क्या होगा? फिर भारत का सुप्रीम कोर्ट आएगा। लेकिन अभी हम जिस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कलकत्ता के अंदर खोला जा रहा है अंग्रेजों के समय पर, उसके पहले न्यायाधीश कौन हुए? उसके पहले न्यायाधीश साथियों एलिजार्ड एम्पे हुए, जो 1935 के शासन अधिनियम के तहत 1937 में खोला जाएगा। उसके पहले न्यायाधीश मॉरिस बोयर होंगे और फिर साथियों हम हीरालाल जे कानिया की बात कर रहे होंगे। बहरहाल एलिजार्ड एम्पे जो है ये उस न्यायालय के पहले न्यायाधीश है जो कलकत्ता में साथियों वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर खोला गया है। दोस्तों अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्यायालय खोल दिया, मतलब भारतीयों की प्रॉब्लम सॉल्व, भारतों की प्रॉब्लम सॉल्व। अब भारतों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? तो ट्रायल लेने की, कहते हैं ना कि मुझे ट्रायल चाहिए। अब ट्रायल कैसा चाहिए? जैसे कि मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है, उससे साथियों अल्टो गाड़ी खरीदनी है, वो शोरूम पर जाएगा और शोरूम पर जाने के बाद कहेगा भाई साहब एक बार फॉर्च्यूनर लीजेंडर का मुझे एक बार ट्रायल लेके दिखाओ, आखिरकार चलती कैसे है। पता है कि मुझे खरीदनी ऑल्टो ही है, लेकिन फॉर्च्यूनर लीजेंडर का ट्राई करेगा एक बार चलती कैसे, इसी बहाने ये शौक तो पूरा हो जाएगा कि मैंने फॉर्च्यूनर चलाई। फेसबुक पर एक फोटो डीपी अपलोड कर रहा होगा, आज फॉर्च्यूनर में दोस्त के साथ आनंद करने के लिए शिमला नैनीताल गया। निश्चित सी बात है ट्राई लेने की जरूरत भारतीयों को बहुत ज्यादा होती है। एक व्यक्ति हुआ करते थे, ये कलकत्ता के अंदर नया नया साथियों सुप्रीम कोर्ट खुला, एक व्यक्ति हुआ करते थे, नाम था नंद कुमार। क्या नाम था? नंद कुमार।
नंद कुमार को लगा यार सुप्रीम कोर्ट बुला है, चलो ट्रायल ली जाए। अब ट्रायल लेने के लिए पहुंच गए और नंद कुमार ने जाके केस दायर करवा दिया सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही, जो इस समय बंगाल का गवर्नर है। सोचो साथियों कितनी बड़ी बात होती है, मतलब जिस व्यक्ति ने न्यायालय खुलवाया उसी व्यक्ति के खिलाफ जाके कोई केस दायर कर दे, कहे सबसे पहले तो फांसी इसे दो, सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, सबसे बेईमान व्यक्ति है, सबसे ज्यादा पैसा लोगों का लेकर उसको ब्रिटेन भेज रहा है, यहां तक कि किन्नरों और विधवा महिलाओं के पैसे को भी नहीं छोड़ रहा है। साथियों केस दायर किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स पर, लेकिन आप बताओ क्या यह देवा की अदालत थी जहां पर सिर्फ न्याय होगा? अरे न्यायाधीश कौन बैठा है? अंग्रेज। गवर्नर कौन है? अंग्रेज। वकील भी कौन होगा? अंग्रेज। तो बताओ क्या अंग्रेज को साथियों सजा होनी पॉसिबल है? बोले पॉसिबल नहीं है। नंद कुमार न्यायालय में पहुंचे थे, साथियों केस दर्ज करवाया, बोले कि टेंशन ना लो, आ जाओ इधर, जरा ट्रायल हम तुम्हें दिलवाते हैं। यहां पर एक ट्रायल फांसी का भी चल रहा है, अभी किसी को नहीं दी गई है, अभी किसी को नहीं दी गई है, आइएगा तुम्हारे साथ ही शुरुआत करते हैं। नंद कुमार को उठा के लटका दिया साथियों फांसी पर, यानी कि साथियों इसी को कहा जाता है कि यहां पर गलती किसकी है? वॉरेन हेस्टिंग्स की। केस करने कौन गया? सत्य वॉरेन हेस्टिंग्स पर नंद कुमार, एक व्यापारी टाइप का व्यक्ति था, इस व्यक्ति को उठा के फांसी पर लटका दिया गया। बोले कर लो केस। अब बाकी के भारतीय क्या ऐसे न्यायालय की तरफ कभी पैर करके भी सोएंगे? कभी नहीं सोएंगे। जान चुके हैं कि न्यायालय में व्यवस्था क्या है। नंद कुमार का एग्जाम्पल भारतीय लोगों के दिमाग में सेट हो गया। बोले यहां पर जो होगा वो वही होगा जो वॉरेन हेस्टिंग्स चाहेगा। नंद कुमार के साथ प्रॉब्लम साथियों यहां पर इस तरह से हो गई। पूछेगा कि किस व्यक्ति को बेगुनाह होने के बाद भी फांसी पर लटकवा दिया गया था? या तो कहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स या कहेगा किस न्यायालय के अंदर? आप आंसर दे पा रहे होंगे। दोस्तों आप बताओ, अगर सरकार बेईमानों की हो, अगर सरकार बेईमानों की हो तो प्रमोशन किसका होगा? आप ऐसे समझने की कोशिश करो। आपने बहुत सारी मूवी, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, जिस मूवी के अंदर, फिल्मों के अंदर अक्सर आप पाते हैं कि कोई इंस्पेक्टर सिंघम टाइप का आया, बहुत ईमानदार टाइप का व्यक्ति है, ईमानदारी से काम कर रहा है, सारे क्राइम को खत्म कर रहा है, भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही समय थाने में रुकेगा, एक फोन मंत्री जी का आएगा, बोले कि सस्पेंड लेटर भिजवाऊं या फिर ट्रांसफर ऑर्डर लोगे? उस व्यक्ति का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छे व्यक्ति को अच्छी जगह पर रुकने कहां दिया जाता है? क्योंकि वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। ट्रांसफर निश्चित सी बात है। लेकिन अगर वहीं पर साथियों सरकार भ्रष्ट हो, लोग भ्रष्ट हो, प्रशासन भ्रष्ट हो और भ्रष्ट व्यक्ति ही किसी थाने के अंदर पहुंच जाए, आप बताओ मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, सांसद के साथ उस व्यक्ति के टर्म्स कैसे होंगे? जबरदस्त मुनाफा ऊपर तक पहुंचा रहा होगा। कुछ ऐसी ही कंडीशन यहां पर हो रही थी। वॉरेन हेस्टिंग्स भ्रष्ट, भारत के अंदर शासन करने वाले लोग भ्रष्ट, प्रमोशन किसका होगा? भ्रष्ट व्यक्ति का ही। अब तक वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का व्यक्ति, जो कि साथियों मात्र और मात्र गवर्नर के पद पर हुआ करता था, अब इस व्यक्ति को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये कहां का गवर्नर बन रहा है, तो साथियों ये आपका बंगाल का गवर्नर बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे लालो, मेरे हमदर्दो, मेरे जिगर के टुकड़ों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इस व्यक्ति का प्रमोशन हो गया, जो मात्र अभी सिर्फ गवर्नर था, उसके नाम के आगे गवर्नर जनरल जोड़ दिया गया। मतलब भ्रष्ट अधिकारियों का प्रमोशन होना लाजमी था। इस व्यक्ति का प्रमोशन हो गया। दोस्तों भारत के अंदर यह व्यक्ति बहुत कुछ सीख चुका था वॉरेन हेस्टिंग्स से। मैंने आपसे एक बात बताई थी कि भारतीय व्यक्ति कुछ भी सहन कर लेंगे, लेकिन अपने धर्म में हस्तक्षेप कभी सहन नहीं करेंगे। भारत के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की कला संस्कृति पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। आप ऐसे समझो कि वॉइस तो बेटा आ रही है, आप ऐसे समझो कि भारत के अंदर बोलचाल इतनी ज्यादा है कि कई बार लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिएगा कोई व्यक्ति हरियाणा का है और कोई साथियों पूर्वी यूपी का व्यक्ति आके और दिल्ली के अंदर रहने लग जाए और हरियाणा के व्यक्ति से पूछने लगे कि भाई साहब जरा रास्ता बताना, तो हरियाणा का व्यक्ति ऐसे बात करेगा कि यूपी के और मुख्य रूप से पूर्वी यूपी वाले व्यक्ति को ऐसे लगेगा जैसे कि साथियों लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो चला जाएगा, रास्ता नहीं पूछेगा, बोलेगा मूड खराब है। और दोस्तों वही पूर्वी यूपी के अंदर आपने देखा होगा
कि वहां पर तेज आवाज में लोग बात नहीं करते, बड़े विनम्रता बड़ी शालीनता से बात करते हैं। अगर वहां पर साथियों किसी व्यक्ति ने गाड़ी रोक के पूछा, महोदय जरा बताइएगा पिज्जा हट किधर है, या मेरे को पिज्जा खाना है, डोमिनोज किधर है, तो निश्चित सी बात है अगर सामने वाले व्यक्ति ने जोर से चिल्ला के बता दिया कि डोमिनोज किधर है, तो गाड़ी का शीशा नीचे करेगा और कहेगा जानते नहीं हो चाचा विधायक हैं हमारे, सांसद विधायक मंत्रियों को तो उधर के लोग सबसे पीछे वाली डिग्गी में डाल के रखते हैं। निश्चित सी बात है भाषा का बहुत अंतर पड़ता है। वॉरेन हेस्टिंग्स से पहली बार भारत की संस्कृति कला इसके कल्चर को समझने की कोशिश कर रहा है और ये जाना कि भारतीय व्यक्ति अपने इष्ट अपने देवता अपने धर्म के लिए जीते मरते हैं। ये व्यक्ति पहला व्यक्ति है जो व्यक्ति साथियों संस्कृत भाषा को सीखने की कोशिश कर रहा है। और संस्कृत भाषा किस लिए सीख रहा है? ये व्यक्ति साथियों दरअसल भगवत गीता को पढ़ना चाह रहा है। किसको? भगवत गीता को पढ़ना चाह रहा है। और इस व्यक्ति ने साथियों भगवत गीता का यहां पर प्रस्तावना लिखी। कहीं तो साथियों इस भगवत गीता को इसके अनुसार पढ़ के इसने साथियों इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश किया। आप बताओ अगर ये व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ लेता तो ये व्यक्ति यही मथुरा वृंदावन में बैठ के राधे 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 कर रहा होता। इस व्यक्ति ने वास्तव में संस्कृत भाषा तो सीखी लेकिन भगवत गीता के कुछ कॉन्सेप्टों को उठा लिया। भगवत गीता के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। यह व्यक्ति जान गया कर्म क्या करना है, भारत से पैसा उठाना है और ब्रिटेन भेजना है। भारतीय व्यक्ति इंतजार कर रहे थे कर्म करेंगे फल की इच्छा नहीं करेंगे। ये भगवत गीता की कुछ बातों को समझ गया। इस व्यक्ति ने भगवत गीता कि इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में इसकी प्रस्तावना लिखने का काम किया। और इसी व्यक्ति के समय पर चार्ल्स विल्किंस नाम का व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने साथियों इस भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। दोनों बातें अलग हैं, देखने में एक जैसी लगती हैं। अगर कहे भगवत गीता की प्रस्तावना किसने लिखी तो वहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स आंसर आएगा, लेकिन चार्ल्स विल्किंस नाम के व्यक्ति को भगवत गीता को साथियों इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसको अनुवादित करने का काम दिया गया था। निश्चित सी बात है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। यही नहीं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस व्यक्ति ने भारत के अंदर आके बहुत सारी किताबों को साथियों क्या करवाया, बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेशन करवाया। एक कालिदास की एक किताब हुआ करती है, नाम है साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इस अभिज्ञान शाकुंतलम का इस व्यक्ति के द्वारा यानी कि साथियों यहां पर विलियम जोन्स के द्वारा क्या किया गया, अनुवाद किया गया, मतलब ट्रांसलेट किया गया। आप बताओ अगर हम देखें तो आपने एक कहानी सुनी होगी राजा भरत की कहानी, शकुंतला और साथियों जो दोस्तों शकुंतला उनकी पत्नी का नाम है, बेटे का नाम भरत है और मैं पिताजी का नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूं। तो आपने साथियों सुनी होगी कि एक छोटा सा बच्चा जो शेर के मुंह के दांत गिर रहा था, उसी के नाम पर भरत के नाम पर ही भारत पड़ा। दरअसल इसी किताब के अंदर अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर ही साथियों उस बात को बताया गया है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो साथियों कालिदास की किताब हुआ करती थी, इसी के दुष्यंत, राजा दुष्यंत का नाम था, दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला, उनसे पैदा होने वाला था भरत, जो इसी किताब के अंदर साथियों जानकारी मिलती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेशन भी कराया गया था। दोस्तों ये व्यक्ति भारत में आया और इस व्यक्ति ने भारत के अंदर आकर कलकत्ता में साथियों एक मदरसा खुलवा दिया। मदरसा मतलब आप जानते हैं कि तो मुस्लिम शिक्षा के लिए एक केंद्र होता है। इस व्यक्ति ने भारत में कलकत्ता के अंदर मदरसा खुलवा दिया। इस मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाने लगा और दोस्तों भाषा क्या हुआ करती थी? इंग्लिश। मतलब भारतीय व्यक्तियों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर भारतीय व्यक्तियों को इंग्लिश सिखाएगा तो निश्चित सी बात है कि इनके लिए ट्रांसलेटर का काम करेंगे। मतलब अभी देख रहे हो ना कि बहुत सारी किताबों को अनुवादित कर रहा है, तो अपने लोगों को लगाता रहेगा क्या? नहीं दोस्तों, ये भारतीय व्यक्तियों को भी काम में लगाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत में मदरसे की स्थापना भारत में किसने करी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन फेवरेट तरीके से बनते हैं। ये पहला व्यक्ति होगा जो भारत की शिक्षा में इंटरेस्ट दिखा रहा होगा। और आने वाले समय में देखिएगा कि भारत के लोग उतना भारत के इतिहास को नहीं जानेंगे जितना अंग्रेज जान जाएंगे। आप बताओ अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा?
अंग्रेज। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? अंग्रेज। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ज्यादातर लोग खोजने के लिए कौन पहुंचे? अंग्रेज। भारत की सभ्यता में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है और साथियों एक समय होगा जब अंग्रेज ही बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया है वो बात आपके लिए जान लेनी जरूरी है दोस्तों। इसी व्यक्ति के द्वारा साथियों दीवानी और फौजदारी मामले, कौन कौन से? दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना कर दी। मतलब दीवानी मामले, फौजदारी, उनके लिए न्यायालय अलग साथियों स्थापित कर दी गई। और दोस्तों इसी समय की बात हुआ करती थी जब 1772 से 80 के बीच में इसी व्यक्ति के शासन के दौरान भारत में विद्रोह होने लगे। इसी व्यक्ति के समय सन्यासी विद्रोह हुआ। सन्यासी मतलब साधु संत टाइप के व्यक्ति हुआ करते थे। उन लोगों ने इसकी बात को नहीं समझा। उन लोगों ने साथियों लेके चिमटा कमंडल अंग्रेजों के पीछे चल पड़े और पहली बार देखें तो साथियों कोई विद्रोह हो रहा है, सन्यासी विद्रोह। और इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख अगर आपको देखना है तो इसका उल्लेख हमें आनंद मठ के अंदर मिलता है। 1776 की बात हुआ करती थी, भारत में फकीर विद्रोह हुआ। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हुआ करते थे। दोस्तों जानते होंगे फकीरों के बारे में आप। तो मुजनुम साहब चिराग अली इस फकीर विद्रोह को लीड करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। दोनों महत्वपूर्ण और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह हो रहे हैं। और किसके समय? साथियों ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर हो रहे हैं। आप बताओ भारत के अंदर आने वाला व्यक्ति बहुत सारे बदलाव करके गया है और जब बहुत सारे बदलाव करके जाएगा तो निश्चित सी बात है कि इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अब भारत के अंदर स्थिति को संभालने की तो कोशिश बहुत कर रहा था, कितनी संभली कितनी नहीं संभली ये तो मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन भारत के व्यक्ति क्या कर रहे थे? मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के व्यक्ति उस अदालत पर विश्वास रखते थे, कहते थे यहां जो करना है कर लो, एक अदालत ऊपर भी है और जब ऊपर वाले की अदालत से लाठी चलती है तो आवाज भी नहीं होती। ऐसी धारणा उस समय के लोगों की मानने की थी और आज भी ऐसी ही धारणा है। दोस्तों समस्या यह होती थी कि इनके कुछ रॉन्ग नंबर ऐसे डायल हो जाते थे कि भारतीय व्यक्ति सुकून की सांस लेते थे और कहते थे हमने कहा था ना गलत कर रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटेन पहुंचा और वहां पर सत्य जाके इस व्यक्ति पर इंपीचमेंट महाभियोग वर्क नाम के व्यक्ति ने चला दिया। अब क्या हुआ कैसे हुआ उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा था जिस पर इंपीचमेंट महाभियोग चलाएगा? ये वॉरेन हेस्टिंग्स ही हुआ करता था। भारत में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, बाद में जाके ब्रिटेन लूट गया। इतनी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई समस्या जल्दी से एक बार पूछो। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई समस्या रही होगी। टॉपिक क्या है सर आज का? बिल्कुल सर सही बात है। सर आदिवासियों की कोई भी जीके नहीं है क्या? जतिन मेरे भाई आदिवासियों की जीके मतलब आदिवासियों के इतिहास की शायद आप बात कर रहे हो, तो इतिहास हर किसी का है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका इतिहास ना हो। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या दिया है मेरे लाल? आपको भावनाओं और धारणाओं में नहीं बहना है। हमारे सिलेबस में जो दिया है ना उस इतिहास को हमें पढ़ने की जरूरत है। समझ पा रहे? हमको उन चीजों को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, जहां से प्रश्न आता है। आपको अगर कभी ज्ञानी बनना हो ना, जब आपकी नौकरी लग जाए फिर आप मुझसे कहिएगा सर कुछ ज्ञान की बातें बताओ, तब मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है और आपके ज्ञान को वर्धन करने का वो काम करेंगी। वो उसी समय देखेंगे, ठीक है सर? आप बहुत अच्छा समझाते हो। इंपीचमेंट क्या होता है? इंपीचमेंट दोस्तों राष्ट्रपति नहीं पढ़ा कभी आपने पॉलिटी में? महाभियोग, जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की कोशिश की जाती है ना, तो पॉलिटी में पढ़ते हो ना आप महाभियोग की प्रक्रिया, वही व्यवस्था है इंपीचमेंट है, इसे महाभियोग कह सकते हैं, ठीक है? हाँ चलिए दोस्तों, मैं अगले व्यक्ति के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं और इस व्यक्ति को आप जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से।
लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का व्यक्ति जो 1786 से लेकर और दोस्तों 1793 तक ये व्यक्ति सत्यो यहां गवर्नर जनरल बन के आया। जब ये व्यक्ति गवर्नर जनरल बन के आया है तो मैं आपको सत्यो इस गवर्नर जनरल को पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी वर्ड की जानकारी देना चाहूंगा। मैं आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी विश्व के बारे में देना चाहूंगा, यानी कि वर्ल्ड के बारे में देना चाहूंगा। दोस्तों जिस समय कॉर्नवालिस भारत में आ रहा है उस समय की कंडीशन क्या हुआ करती थी। दोस्तों हम ये जानते हैं भली भांति कि इस क्षेत्र भारत पर दोस्तों अब अंग्रेज धीरे धीरे कंट्रोल करने लगे हैं। और मैं आपको पहले से ही बता के चला हूं कि अंग्रेज वो शख्सियत है, ब्रिटेन वह साथियों ताकत है जिस ब्रिटेन ने साथियों न केवल भारत पर बल्कि साथियों इस अमेरिका पर भी अपना डंका बजवाया है। दोस्तों न केवल अमेरिका पर बल्कि मैं कहूं तो ब्रिटेन ने यानी अंग्रेजों ने ना जाने कितने देशों में साथियों अपना शासन किया है। लेकिन हम जाने कि अमेरिका पर एक समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और भारत पर भी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अब इस समय कॉर्नवालिस के आते आते कंडीशन ये हो चुकी थी कि बहुत सारे लोग जाके सत्यो अमेरिका में बस गए थे। भारत में नहीं बसे लेकिन बहुत सारे अंग्रेज सत्यो यहां से इस यूरोप के क्षेत्र से निकल के और अमेरिका में बस गए थे, अमेरिका में ही रहने लगे थे। अब क्या हुआ कि अमेरिका उन जगहों पर अपना ब्रिटेन उन जगहों पर अपना कंट्रोल लूज कर रहा था जिन क्षेत्रों पर साथियों ब्रिटेन के लोग अमेरिका में बस गए थे। हुआ क्या, धीरे धीरे साथियों उन लोगों ने आवाज उठाई और धीरे धीरे आवाज उठा के साथियों यहां पर इन अंग्रेजों को साथियों क्या हुआ, इन अंग्रेजों को साथियों अमेरिका आजाद करना पड़ गया। दोस्तों देख रहे हो अमेरिका इस बात को कितना पहले समझ चुका है। जब अंग्रेज भारत में सत्य सत्ता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ना तब तक तो अमेरिका यह समझ चुका था कि ये अंग्रेज हमारे लिए गलत हैं, इन अंग्रेजों से साथियों अमेरिका आजाद हो गया। लेकिन दोस्तों जब मैं आपको साथियों फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि दोस्तों भारत के अंदर अंग्रेजों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हार चुकी थी और हारने के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांस वापस लौटना पड़ा था। डुप्ले और गोडेहू जैसे गवर्नरों के बारे में मैंने बताया होगा और कहा था कि फ्रांस के लोग लड़ने मरने मारने में बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन साथियों फ्रांस भारत में हार चुका था। तो आप ये जानो कि आपको क्या लगता था फ्रांस इन अंग्रेजों को छोड़ेगा? क्या लगता था फ्रांस इन अंग्रेजों को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। और ये बात मैंने जानकर खुद नहीं बताई थी उस समय और ना ही आपने पूछा था कि सर जब फ्रांस के लोग इतने खतरनाक हुआ करते थे तो इन अंग्रेजों से बदला क्यों नहीं लिया फ्रांस ने बदला। और कहां जाके लिया दोस्तों, यहां पे जाके फ्रांस ने बदला लिया। अमेरिका में इतना मारा ना अंग्रेजों को इन फ्रांसीसियों ने, जो भारत में फ्रांसीसी हार के गए थे ना उस बात का बदला फ्रांस के लोगों ने अमेरिका में जाके अंग्रेजों से लिया था। बहुत मारा, इतना मारा कि सत्यो अंग्रेजों को ये अमेरिका आजाद करना पड़ गया था। अमेरिका आजाद हो गया। अमेरिका जिस समय आजाद हो रहा है ना, जिस समय अमेरिका आजाद हो रहा है ना उस समय यहीं पर है लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका में। समझ पा रहे हो? जिस गवर्नर जनरल को मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, बेटा बता तो दिया, आपसे बार बार कमेंट क्यों कर रहे हो? जिस समय साथियों मैं जिस गवर्नर जनरल को पढ़ाने के लिए आ रहा हूं कॉर्नवालिस को, वो दरअसल अमेरिका से पिट के आया है साथियों ब्रिटेन। और फिर ब्रिटेन वालों ने इस पर विश्वास जगा कि कहां भेजा है भारत और कहा है इससे क्या कि ध्यान से सुनना मेरे लाल, ध्यान से सुनना, अमेरिका हमारे हाथ से निकल चुका है, भारत ना निकल जाए। क्या ना निकल जाए? भारत हमारे हाथ से ना निकल जाए। बोले सर क्यों? दोस्तों आप ऐसे समझो कि आपकी दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं। एक कंपनी पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि दूसरी वाली कंपनी से बहुत प्रॉफिट आ रहा है और बहुत अच्छा साथियों बिजनेस चल रहा है। अचानक से अच्छी चलने वाली कंपनी बंद हो जाए तो आपका ध्यान कहां जाएगा? दूसरी वाली कंपनी पर। दोस्तों अमेरिका से ब्रिटेन के लोग अंग्रेज बहुत पैसा कमाया करते थे और अब क्या हुआ कि अमेरिका जैसे ही हाथ से निकला तो इनकम का सोर्स खत्म हुआ, इनकम का
सोर्स खत्म हुआ ब्रिटेन का, तो अब निगाहें किस तरफ होंगी? भारत की तरफ। क्यों? क्योंकि भारत ना निकल जाए, और अगर भारत निकला तो क्या होगा? तो दोस्तों ब्रिटेन कमजोर होगा, और अगर ब्रिटेन कमजोर हुआ तो मैं एक बात बता के आया हूं कि जिस समय आप ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उस समय हो सकता है कि आपके दुश्मन ना हो, लेकिन अगर आप कमजोर हुए तो बहुत सारे दुश्मन आपको दिखाई दे जाएंगे। ब्रिटेन अपने आप को कमजोर नहीं होना चाहेगा, हुआ तो बहुत सारे, बराबर में फ्रांस ही बैठा है दुश्मन, और तो छोड़ो, तो बहुत सारे दुश्मन इसके दिख जाएंगे, इसलिए पूरा फोकस कहां लगा देगा? पूरा भारत पे लगा देगा कि इनकम आती रहे और हम कमजोर ना पड़े। लेकिन एक व्यक्ति जो अमेरिका से पिटा, ब्रिटेन पहुंचा और ब्रिटेन से भारत आ गया है, और भारत आने के साथ ही इस व्यक्ति को क्या बताया गया कि अमेरिका की तरह भारत को हाथ से मत निकल जाने देना। अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति पिटकर आएगा, जो व्यक्ति मेरे लालो पिटकर आएगा, वो सबसे पहले क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति पिटकर आया, कोई व्यक्ति पिट के आया, तो पिटने के बाद सबसे पहले वो पिटा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? आप जानते हो दोस्तों, पिटाई में सबसे ज्यादा काम कौन आता है? तो पिटाई में सबसे ज्यादा काम आता है साथियों आपका पुलिस, सबसे ज्यादा काम पुलिस आती है। तो कार्नवालिस दोबारा पिटना चाहेगा क्या? एक बार अमेरिका में पिट के आया है, कार्नवालिस का दोबारा पिटना चाहेगा? बोले सर कभी नहीं पिटना चाहेगा। दोस्तों भारत में यह व्यक्ति पिटने से बचने के लिए पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कर देता है। और जानो दोस्तों, भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत तब हो रही है तब इन खुद अंग्रेजों के पास पुलिस नहीं है, उस समय भारत के अंदर पुलिस सेवा की शुरुआत कर दी। सबसे पहले भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है? तो आप कहेंगे यही कार्नवालिस है। आप इसके नाम को जरा गौर से देखिएगा, आप जरा नाम को गौर से देखिएगा तो इसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा। देखो अगर हम साथियों पुलिस लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे हिंदी में? अगर आप पुलिस लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे पुलिस। आप जरा गौर से देखो, इसके नाम में भी आ रहा है लिस लिस लिस, और यहां भी आ रहा है लिस। तो आप जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत में पुलिस लेकर कौन आया, आप उसके नाम में ही आंसर ढूंढेंगे और दिख जाएगा पुलिस कार्नवालिस, वालिस यानी कि लास्ट में लिस आ रहा है, पुलिस में भी लिस। पुलिस व्यवस्था की शुरुआत भारत में कार्नवालिस के द्वारा की गई है। अगर भारत में पुलिस व्यवस्था लेके आओगे तो क्या सिर्फ पुलिस से काम चल जाएगा? अधिकारियों की जरूरत तो पड़ेगी, अधिकारियों की जरूरत तो पड़ेगी, और अगर अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी तो भारत में किसकी शुरुआत करनी पड़ेगी? भारत के अंदर साथियों नागरिक सेवा, पुलिस यानी कि सिविल सेवा, यानी कि आपको साथियों सिविल सर्विसेज की शुरुआत भारत में करनी पड़ेगी। और इसीलिए इस व्यक्ति को कहा जाता है सिविल सेवा का पिता। दोस्तों मैं रिलेट करके चीजों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने एक चीज जान ली, क्या इसके नाम में लिस्ट आ रहा है, दूसरी चीज जान जाओगे कि पुलिस व्यवस्था कौन लेके आया। मैंने कहा कि पुलिस से क्या काम चल जाएगा, अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या कहोगे सर सिविल सेवा आरंभ किसने किया भारत में? तो दोस्तों नागरिक सेवा की शुरुआत भारत में कार्नवालिस ने करी। अगर आप एक दूसरी चीज को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों यही सही तरीका होता है आपकी तैयारी का। सर जी जो भी जोन से अप्लाई करेंगे उधर जाके एग्जाम देना पड़ेगा क्या? निर्मल, एक बच्चा जब कोई कमेंट करता है करता ही चले जाता है। हालांकि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं कि इन सब चीजों के लिए मैं आपके कुछ सेशन ले लिया करूं। सेफ जोन कौन सा रहेगा, एग्जाम की रणनीति क्या होनी चाहिए, जीके में कैसे करें पूरे में से पूरा स्कोर, किस सब्जेक्ट को, ऐसे सेशन में चाह रहा हूं कि आपके लिए लिया करूं। बच्चे का डाउट है मैं बता देना चाहता हूं। आपने अगर सत्यो फॉर्म भरा मुंबई जोन से, ठीक है, मान लो आप रहने वाले हो पश्चिम बंगाल के, आपने सत्य मुंबई से फॉर्म भर दिया, आपका जो एग्जाम होगा ना वो आपके पश्चिम बंगाल मतलब घर के नजदीकी किसी शहर में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि एग्जाम हर उस बच्चे के घर के नजदीक होगा जहां वो रहता है। लेकिन जब आप एग्जाम देने के बाद जब आपका फिजिकल होगा तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां से आपने फॉर्म भराया। मतलब बंगाल वाले बच्चे को मुंबई के ही किसी जगह पर जाना पड़ेगा जो मुंबई जोन के अंदर आते होंगे। क्लियर? आपका डीवी कहां होगा? डीवी भी वही होगा जो जोन आपने डाला है, मतलब आपको मुंबई जाना पड़ेगा। आपका साथियों
मेडिकल कहां होगा, मेडिकल भी वही होगा। मतलब आपका एग्जाम तो आपके घर हो जाएगा, मतलब घर के नजदीक हो जाएगा, घर तो नहीं होगा, घर के नजदीक किसी लैब में हो जाएगा, लेकिन बाकी के सारे प्रोसेस साथियों उसी जोन में होंगे जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है। नौकरी भी वही करनी पड़ेगी जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है। अब तो कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता है ग्रुप डी वाले बच्चे हैं तो ये डाउट सभी का होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये व्यक्ति 1739 में क्या क्या सिविल सेवा आरंभ किया, और इस व्यक्ति को साथियों सिविल सेवा का पिता कहा जाता है। अब एक समस्या होगी, अब एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सिविल सेवा के जनक या सिविल सेवा के पिता किसे कहा जाता है। और यहां तक प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी कि जब उस प्रश्न के अंदर आंसर डलहौजी मान लिया जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। प्रॉब्लम क्या आएगी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिविल सेवा के जनक या सिविल सेवा के पिता कौन है। तो सर ने क्या पढ़ाया कि बेटा कार्नवालिस को सिविल सेवा के पिता कहा जाता है। और दोस्तों जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठाओगे तो आंसर डलहौजी मान लिया जाएगा। सर ये क्या बात हुई, मैं बताता हूं। दरअसल कार्नवालिस ने जो सिविल सेवा की शुरुआत करी है ना, वो व्यवस्था की शुरुआत करी है, मतलब हम सिविल सेवक बनाएंगे। लेकिन जैसे डलहौजी आएगा ना शासन करने के लिए, तो डलहौजी क्या करेगा कि डलहौजी साथियों इस सिविल सेवा के लिए एग्जाम कराना शुरू कर देगा, मतलब परीक्षा लेना शुरू कर देगा, परीक्षा से सिविल सेवक बनाएगा। तो एक व्यक्ति तो वह है जिसने सिविल सेवा की शुरुआत करी, एक व्यक्ति वो है जिसने सिविल सेवा के लिए एग्जाम की शुरुआत करी। तो कई बार क्या होता है कि साथियों पिता के रूप में डलहौजी को मान लिया जाता है। सर हम क्या करेंगे, हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तुमने तो क्वेश्चन पढ़ रखा तो बता दिया, सर हम कैसे लगाएंगे। तो सुनो मेरी बात को दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सिविल सेवा के जनक कौन कहे जाते हैं, तो अगर आपको डलहौजी और कार्नवालिस दोनों ही ऑप्शन में दिए जाए, ध्यान से सुनना, कहा प्रश्न की सिविल सेवा के जनक कौन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों ऑप्शन के साथ भी मिला है, आपको मैं किताब का नाम बता सकता हूं किस किताब में क्वेश्चन दे रखा है दोनों ऑप्शन के साथ। अगर आपको सत्य दोनों ही ऑप्शन में दिए जाएं तो उस समय आपको सत्य कार्नवालिस ही आंसर लगाना है। क्या कहा, जब दोनों हो, जब ऑप्शन में दोनों हो तो उत्तर क्या लगाना है, उत्तर साथियों आपको कार्नवालिस लगाना है। सर डलहौजी कब लगाना है, डलहौजी तब लगाना है जब साथियों आपको कार्नवालिस ऑप्शन में ना दिया गया हो। मेरी बात का यस बोलो, समझ पाए क्वेश्चन सिंपल मैंने आपको दिया, क्या मैं लिख के बताऊं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, या फिर समझ गए आप मेरी बात को। मैंने कहा कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो साथियों अगर दोनों ही ऑप्शन में मिले तो आप दोनों में प्राथमिकता कार्नवालिस को देंगे। अगर पूछा जाए सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है और कार्नवालिस ऑप्शन में ना हो, तब आपको साथियों डलहौजी आंसर लगाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। पुर्तगाली पहले आए थे, अंग्रेज के शासन, क्या लिख रहा है बच्चा, क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी बात, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो आपने तो बात अपने माइंड में सेट कर ली कि सर सिविल सेवा के जनक पूछा जाए तो दोनों अगर ऑप्शन में है तो हम डलहौजी आंसर मतलब कार्नवालिस लगा देंगे, और कार्नवालिस नहीं होगा तो डलहौजी लगा देंगे। और सर अगर डलहौजी नहीं आया कार्नवालिस ही आया तो बेटा फिर तो गधो कार्नवालिस को ही लगाइएगा जब डलहौजी नहीं आया हो तो। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी जब आपको डलहौजी ही लगाना पड़ेगा। जानते हो कब, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सिविल सेवा के लिए परीक्षा कराना किसने शुरू किया, तो अब कार्नवालिस भी अगर ऑप्शन में है तो भी आपको डलहौजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा परीक्षा करानी किसने शुरू करी। बेटा यस और नो में लिख देना, अगर इतना सा भी कंफ्यूजन हो ना तो लिख देना, मैं दोनों क्वेश्चन लिख के और विद ऑप्शन आपको समझा दूंगा। सर आप पॉलिटी कब तक शुरू करेंगे, सबसे ज्यादा प्रश्न पॉलिटी से आते हैं, तो बेटा कर देंगे। हिस्ट्री से नहीं आते हो तो बताओ बेटा। सर जी पीडीएफ डाला करो, पीडीएफ डलती है बेटा। हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड का बच्चा ले सकता है क्या। मैं एक बात कहता हूं ध्यान से सुनना, अगर किसी भी एग्जाम के अंदर जीके नाम की बीमारी आती है ना तो उसके लिए दवाई है ये क्लास, सिंपल सी बात। जाओ जीके अगर किसी भी एग्जाम में आती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो दोस्तों इन क्लासों से आपका प्रश्न फंसेगा। और बताओ, आप चुप बैठ के पढ़ो टेंशन फ्री होकर, ठीक है।
कोर्स के बारे में सिंपल सी बात एक बता देता हूं दोस्तों आपको। मैंने क्या किया है दोस्तों, एक कोर्स बनाया है, ध्यान से सुनो। जो हमारा निर्माण बैच है वो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे कुछ बच्चे एलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन के, जेई की, एनटीपीसी, और कुछ ऐसे भी होंगे कि सर हमें ना आपसे कंप्लीट एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स वगैरह और प्रैक्टिस, मतलब क्योंकि इसमें क्या होगा ना, क्योंकि इस बैच में साथियों हम ना देखो यहाँ पर थ्योरी प्लस क्वेश्चन रहेंगे, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, डेली लाइव क्लास हुआ करेंगे, 2024 के सभी प्रश्नों का समावेश होगा, बाइलिंगुअल चीजें रहेंगी, पीडीएफ वगैरह मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो ग्रुप डी वाले बच्चे भी कहें सर हमें भी ऐसे ही से सब चीज चाहिए, तो आप भी जुड़ सकते हो इसके अंदर। इस बैच को लगभग साथियों में बात करूं तो 5 महीने के आसपास में मैं आपके कंप्लीट जीके खत्म कर दूंगा। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथियों आपकी स्टैटिक जीके सब वगैरह वगैरह होगी। तो ये साथियों आपका जनरल अवेयरनेस का एक फाउंडेशन कोर्स निकाला है, और ये ग्रुप डी का भी आपका चलता रहेगा, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, इसमें ये सब चीजें रहेंगी जो मैंने आपको बताया, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ वगैरह सब कुछ, है ना। तो ये सब चीजें रहेंगी। और दोस्तों अगर आप ये मतलब कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच में जुड़ सकते हैं, इसमें भी मेरी आपको जीके मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कहां मिलेगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, ये निर्माण बैच जो लगा हुआ ना जीके का, जनरल अवेयरनेस का, आपको एप्लीकेशन में जाओगे तो यहां पर साथियों दिख जाएगा, इसमें दिख जाएगा, यहां पर जाके फिर आप इसमें साथियों देख सकते हैं। अभी इसमें मैं कुछ डेमो की वीडियो डाल दूंगा, भाई कैसे क्या सिलेबस रहेगा वो सब चीजें डाल देंगे, तो आप वहां से आके एनरोल कर सकते हैं। ये रहा हमारा निर्माण बैच, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पर लौट के आते हैं। सुनो, मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सी एक कार्नवालिस की बात बताई, और कार्नवालिस में सत्य क्या बताया, कार्नवालिस के अंदर दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि सिविल सेवा के जनक में आप क्या आंसर लगाएंगे, ठीक है। कोर्स कब तक स्टार्ट होगा, बस 10-12 तारीख तक शुरू कर रहे हैं, 12 तक शायद, आई थिंक, उससे पहले कुछ वीडियो डाल देंगे। पेड में, हाँ बिल्कुल, ग्रुप डी से पहले खत्म कर देंगे। एक बच्चा पूछा ग्रुप डी का सिलेबस हो जाएगा, ग्रुप डी के एग्जाम से पहले सिलेबस को मैं खत्म कर दूंगा, और प्रैक्टिस भी कुछ करवा दूंगा, है ना। अभी एग्जाम में आपके टाइम है, ग्रुप डी के एग्जाम से पहले खत्म करेंगे बेटा। हाँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना और उसमें जीके आती है तो आप इस बैच में जुड़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस कम करिए बेटा, प्राइस का सीन ऐसा है कि जो प्राइस आपको दिया गया ना, द बेस्ट दिया गया है, इसमें आप कंटेंट देखना पहले, है ना, कि मैं किस लेवल की चीजें पढ़ा रहा हूं, फिर आप मुझे बताना आके, ठीक है, कि सर प्राइस वगैरह पे क्या आपका कहना है। सुनो दोस्तों, इस व्यक्ति के समय पर, कार्नवालिस के समय पर 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या किया गया दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त, इसे बंदोबस्त प्रणाली का हो या इसे स्थायी बंदोबस्त की बात हो, इसी को इस्तमारी या जमींदारी व्यवस्था भी कह देते हैं। तो साथियों ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो की गई इस व्यक्ति के समय में की गई। अब जानो साथियों की स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था क्या हुआ करती थी। देखो इस व्यक्ति ने क्या कहा कार्नवालिस ने, अब टैक्स लेने की देखो इसकी कैसी पॉलिसी है, मतलब पॉलिसी सब यही है कि टैक्स कैसे लेना है भारतीयों से। ये क्या कहता है भारतीय व्यक्तियों से कि मान लो साथियों ये क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है, और इसने साथियों एक व्यक्ति को बुलाया और एक व्यक्ति को बुला के कहा कि सुनो हमारी बात ध्यान से। बोले क्या, कि तुम्हें इस जमीन से हम तुम्हें इसका मालिक बना देते हैं, इतनी जमीन का। अब इसमें बहुत छोटे छोटे लोग हैं, मतलब ये एक बड़ी जमीन का हिस्सा दे दिया, अब इसमें छोटे छोटे जमीन के मालिक बहुत सारे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सब छोटे छोटे जमीन के मालिक हैं, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक व्यक्ति को बुलाया जिस पर सबसे ज्यादा जमीन थी, उसको बुलाया और कहा कि तुम इसके ना इस क्षेत्र के पूरे के मालिक हो, आपको यहां से टैक्स लेके आना है और हमें देना है। मतलब इन लोगों के पास में टैक्स लेने हम नहीं जाएंगे, इन लोगों के पास एक बड़ा सा जमींदार बोल दिया भाई तू ही सब लोगों से टैक्स लेके आ। और टैक्स लेके कैसे आएगा, टैक्स मान ले कि साथियों 11 भाग टैक्स लेकर तू यहां से आया इन सब लोगों से। ध्यान से सुनना, जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त क्या है कि ये 11 भाग टैक्स लेकर आया, बड़ा जमींदार सब छोटे छोटे जमींदारों से टैक्स इकट्ठा करके लेके आ गया, अंग्रेजों के पास आया, अंग्रेजों के पास आके बोला कि महाराज लो टैक्स लेके आ गया मैं, अब मुझे क्या मिलेगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि महोदय आप 11 भाग टैक्स लेके आए हो ना। बोले हाँ बिल्कुल लेके आए। बोले इस 11 भाग में से ऐसा करो कि 10/11 भाग तो हो गया हमारा, मान लो 11 रुपए, मान लो 1100, मान लो 11 करोड़, मान लो 11 भाग टैक्स आया, तो 10/11 तो गया अंग्रेजों के पास, 1/11 उस जमींदार का हो गया जो टैक्स लेके आया है। इसी को कहा गया स्थायी बंदोबस्त। अब सुनो होगा क्या, मतलब यह है कि जितना ज्यादा टैक्स आएगा, जितना ज्यादा टैक्स आएगा उतना ही ज्यादा पैसा जमींदार को मिलेगा। समझ पा रहे हो ना भाई, जितने रुपए लाएगा उसका 1/11 भाग जमींदार को जाएगा।
अगर 1 रुपया लाया तो उसका 1/11, 1000 लाया तो उसका 1/11, अगर 1 करोड़ लाया तो उसका 1/11, और तो उसका 10/11 हिस्सा किसको जाएगा? अंग्रेजों को जाएगा। तो जमींदार पता है क्या सोचने लगा? जमींदार तो अंग्रेजों से भी बड़ा अंग्रेज बन गया, जमींदार अंग्रेजों से भी बड़ा अंग्रेज बन गया। ये उन किसानों से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने लगा, और इसकी वजह से साथियों भारतीय किसान क्या होने लगे? भारतीय किसान साथियों परेशान होने लगे, क्योंकि ये अब 11 भाग की जगह 111 भाग, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके जाऊंगा अंग्रेजों के पास, मेरा हिस्सा उतना ही ज्यादा होगा। यही स्थायी बंदोबस्त यानी कि साथियों इसे आप कह सकते हैं जमींदारी व्यवस्था कही जाती है। इतनी बात तुम्हारे समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ जल्दी से। हाँ भाई, इतनी बात तुम्हारे समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। सर आप ये बताएं कि कोहिनूर के हीरे को हम भारत में लेके कैसे आए? मुझे नहीं पता बेटा, भारत सरकार का मामला चला हुआ अभी, ब्रिटेन से कई बार सत्य आरटीआई वगैरह डाली गई है लोगों के द्वारा कि लेके आओ, बाकी हमारे लिए कभी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। अभी आप ये जानो कि जो हमारा ये बैच है, मैंने बता दिया है, एक बार पुनः इसके बारे में ये बता देता हूं कि दोस्तों ये बैच उन सब एग्जामों के लिए रहने वाला है जिसके अंदर साथियों आपका जीके जीएस आती है। मतलब चाहे आप एनटीपीसी, एएलपी, जेई, किसी दूसरे एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए साथियों हमने एक जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन कोर्स निकाला है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जीके पढ़ाने वाला हूं। और कंप्लीट जीके में भी साथियों अगर हम बात करें तो ये सारे फीचर रहेंगे, जैसे कंप्लीट थ्योरी, और फिर उसके साथ साथियों क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे। डेली लाइव क्लास होगी, बाद में इसको साथियों आप रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी देख सकते हो, मतलब आपके पास रहेगी। आई थिंक साथियों हाँ, 1 साल की इसकी वैलिडिटी रख लेंगे, वो सही रहेगा। 2024 के सभी प्रश्न इसमें अपडेटेड रहेंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा। पीडीएफ साथियों सभी क्लासों की आपको साथ में मिलेगी, क्लास के साथ ही लगी हुई मिल जाएगी, और फ्री टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर रहेगी। दोस्तों अगर आप एक कॉम्बो बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी फीस फ्री है, जिसमें साथियों आपको ये सभी टीचर मैथ्स, जीके, साइंस, रीजनिंग ये सब आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर आप चले जाइएगा, वहां पर साथियों आपको निर्माण बैच दिख जाएगा जनरल अवेयरनेस का, जाके इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये साथियों कहां है? ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर है। तो ये सब बातें हैं साथियों, और आप अच्छे तरह से जानते हैं कि आपको क्लास में बहुत मजा आया, बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को पढ़ा। मैं आपसे मिलूंगा साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। हिस्ट्री क्लास कब तक चलेगा? हिस्ट्री का ये बैच तो चलता रहेगा, जो हमारा साथियों अभी ये बैच चल रहा है ना विराट, ये तो चलता रहेगा, इसमें आप पढ़ते रहो। बाकी ग्रुप डी वाला बच्चा जो है, जो नोट्स वगैरह सब कुछ बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहता है, तो ग्रुप डी से पहले साथियों पेड वाले बैच को भी हम खत्म करेंगे, तो वो वहां भी जुड़ सकता है। ठीक है, ओके ओके। बुक का बेटा एक बार बता दूंगा, पॉलिटी, ओके, पॉलिटी का भी बेटा, पॉलिटी हाँ बैच में तो पॉलिटी भी चलेगा, सब कुछ रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ स्ट्रेटेजी के। ठीक है, ग्रुप डी की कट ऑफ आपके और नीरज सर की वजह से अधिक होगी बेटा, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? हमारे बच्चे तो अधिक ही नंबर करके आएंगे। चलो ठीक है, बाकी इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे अभी। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, आजाद रहना, आबाद रहना और बढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक।